ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरा उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वो साहब उनको कब काटेंगे ये तो देखने की बात है। नाम कुछ गाली जैसा लगता है बट क्या कर सकते हैं, अब यही नाम है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये है एपिसोड 7 और इसमें भी हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। शुरू करते हैं मालदीव्स की न्यूज़ से, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस उसी के ऊपर है। तो यहाँ पे एक नया अपडेट आया है मालदीव से। वो है वहाँ पे था मेयर इलेक्शन, जिसमें जो प्रेसिडेंट की पार्टी थी यानी प्रेसिडेंट मोइजू की पार्टी थी, वो पूरी तरीके से हार गई है। उनकी जो पार्टी थी पीपल्स नेशनल कांग्रेस, वो अच्छे खासे मार्जिन से हार गई है। MDP यानी मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट से ये जो बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला था, उसके चलते ही इतना बड़ा धक्का अभी उनको लग गया है। आगे देखते हैं वो कितना जल्दी संभलते हैं। बट ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरा उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इंडियन फोर्सेस के जो जवान वहाँ पे रहते हैं, उन सबको हटने के लिए प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी मार्च तक का अल्टीमेट टाइम दे रखा है। मार्च तक तो शायद इंडियन फोर्सेस वहाँ से हट जाएगी, बट उसके बाद जो मुसीबतें आएंगी मालदीव्स के ऊपर, वो अब उससे कौन बचाएगा इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चाइना से दोस्ती करके घर में सांप पाल लिया है। अब वो सांप उनको कब काटेगा ये तो देखने की बात है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है यमन से। कुछ दिन पहले जैसे काफ़ी चर्चा में थी हूती जो विद्रोही वहाँ पे थे, उन हूतियों पे काफ़ी नाम कुछ गाली जैसा लगता है बट क्या कर सकते हैं, अब यही नाम है। तो ये हूतियों पे जो हमला किया गया था ब्रिटेन और US फोर्सेस के द्वारा, वहाँ पे जैसे उन्होंने जो शिप कैप्चर किया था उसको रेस्क्यू करने के बाद भी जो उनके ऊपर डायरेक्ट फाइटर जेट से अटैक किया गया था, उसके बदले के लिए यमन के लोग पागल हो जा रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं US के खिलाफ नारे लगाते हुए। और सबसे मज़े की बात यह है वो लोग नारा लगा रहे हैं डेथ ऑफ US के नाम से। अब देखते हैं डेथ ऑफ USA का नारा तो वो लोग लगा रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी औकात कितनी है USA के सामने, थोड़ा हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए थोड़े डेटाज मैं आप सबसे शेयर कर दे रहा हूँ। पहले देखते हैं यमन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। यमन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3.3 करोड़। तो आप समझिएगा होंगे कितना छोटा पॉपुलेशन है। अब आते हैं GDP पे। यमन की टोटल GDP है $21 बिलियन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक देश की GDP $21 बिलियन एक्चुअली में यही है। अब हम जैसे या फिर US जैसे किसी देश से अगर कंपेयर करें तो देखिए हमारे यहाँ छोटे बड़े ऐसे बहुत सारी कंपनीज ही हैं जिनका टोटल नेटवर्थ $21 बिलियन के आसपास हो जाएगा। तो ये है पॉपुलेशन और ये है उनका GDP। और आगे वो लोग नारा लगा रहे हैं USA के खिलाफ, जिसका टोटल आर्मी जो रिजर्व्ड है वो ही है 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल। रिजर्व फ्रंट्स और गार्ड्स अलग हैं, ये सिर्फ एक्टिव आर्मी पर्सनल्स है 1.4 मिलियन के। और देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी होल्ड करती है USA, उनके खिलाफ ये नारा लगा रहे हैं जब इनकी टोटल पॉपुलेशन ही 3.3 करोड़ है। अगर कभी इन्होंने डायरेक्ट अटैक का सोचा भी तो US के सारे फोर्सेस अगर उनमें से थोड़े कुछ भी आ गए तो इनका टोटल पॉपुलेशन को ख़त्म करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बात करें इनके वेपन और डिफेंस सिस्टम की, तो ज़्यादातर ये ईरान या दूसरे देशों से लेके ही अपना चलाते हैं। बहुत ज़्यादा अपडेटेड कुछ डिफेंस सिस्टम है नहीं। और वो जो जिस दम पे इतना चिल्ला रहे हैं वो है ये हूती विद्रोही। ये नाम पे तो रिबल्स हैं बट एक्चुअली रिबल्स नहीं है, यही लोग कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और ये कोई बाहर के नहीं है। देखिए पूरा जो गेम है वो अगर मतलब पार्ट बाय पार्ट हम समझना चाहे तो देखिए ये सब कुछ कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है इजराइल और गाज़ा से। क्योंकि देखिए गाज़ा में जो लड़ाकू लड़ रहे थे, गाज़ा की खुद की कोई आर्मी तो है नहीं, वहाँ पे जो लड़ रहे थे हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो लीडर है वो कभी पैलेस्टाइन तो घुसता नहीं है, वो रहता है टर्की में। ये फिर सिर्फ उसकी बात नहीं है, ज़्यादातर जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप या रेबल ग्रुप्स के जो खुद को लीडर सो कॉल्ड लीडर दिखाते हैं, ज़्यादातर वो टर्की में ही रहते हैं। क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जिसको हीरो बनने का शौक तो बहुत है, बट इस चक्कर में इन्होंने ये सांप पाल रखे हैं। इस बात को अगर आप पूछे कि गाज़ा से कैसे कनेक्ट होता है, देखिए ये सब चीज़ें ना सीरियल बाय सीरियल हो रही है। जैसे ही गाज़ा के ऊपर बड़ा अटैक हुआ, एक के बाद एक चीज़ें एक्टिवेट होने लगी। जैसे ईरान ने प्रॉक्सी वार
करने की कोशिश की, बट हमला करने के बाद भी इवन हमास को और दूसरी तरफ से दूसरे जो रेबेलियंस है उनको सपोर्ट करने के बाद भी इजराइल के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाए। जब आईडीएफ ने अच्छा खासा उनको जवाब दे दिया, तब उन्होंने इन आतंकवादियों को यानी हूती रिबल्स को यूज़ करना शुरू किया। वो ऑलरेडी पीछे से कहीं से तो यूज़ करते ही हैं, और जब ये डायरेक्ट अटैक कर दिए शिप के ऊपर, शिप को एक्वायर किया, कैप्चर किया, एक तरफ से जैसे इंडियन नेवी इन्वॉल्व हो गया, ऊपर से यूएसए ने जिस तरीके से यूएस और ब्रिटेन ने उनके ऊपर स्ट्राइक कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा खासा बैकलैश उनको मिल गया। तो आगे इसी के बाद इंस्टेंटवादी एक और मैटर हुआ है, वो है हमास के जो लीडर है टर्की में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट को सिर्फ रिलीजन के नाम पे यूनाइट करने की बात कर रहे हैं अचानक से, और वो सबको कन्विंस करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अटैक्स है, ये सब मैटर है, ये इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंट्रीज़ है, उनके ऊपर किया जा रहा है। और ये मतलब बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, यूएई से लेके अरब, इन सब को ये बोल के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अटैक सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, इस्लाम के ऊपर फोबिया के बेसिस पे किया जा रहा है, और उन सब को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम। बट ये बात यहाँ पे कुछ खास इफेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि देखिए जितना भी ये कोशिश करे, कुछ कंट्रीज़ है पाकिस्तान जैसे, और पाकिस्तान, ईरान, टर्की जैसे कुछ कंट्रीज़ है जिनको मतलब हमेशा इस्लामिक कंट्रीज़ के ग्रुप में, ये 56-57 कंट्रीज़ के बीच में हीरो बनने का बहुत शौक होता है, और वो बार बार इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। बट जो मेजर कंट्रीज़ है जैसे कि यूएई, अरब, ऐसी जो कंट्रीज़ है, वो ज़्यादातर इस बात से इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए फ़लस्तीन के मामले में वो भले ही इजराइल के ख़िलाफ़ हो, बट सिर्फ इस्लामिक रीजन से, एक रिलीजियस फैक्टर से वो किसी के ऊपर हमला भी नहीं करेंगे, किसी को वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए उनका मैटर क्लियर है, वो जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिस वजह से वो इतना डेवलप्ड है। और वो कभी भी ये सब बेवकूफ़ियों की वजह से ब्रिटेन या यूएसए से रिश्ता तो ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर। देखिए पैसा तो उनके पास है, बट पैसा छोड़ के बाकी कुछ नहीं है उनके पास। या तो वो इंडिया से ख़रीदते हैं, या फिर वो यूएसए से ख़रीदते हैं, एजुकेशन उनको यूके देती है। तो जो पूरा सर्विस का फैक्टर है वो बस सर्विस टेकिंग कंट्रीज़ है। अगर उन्होंने इन सब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब किया तो वो फ्यूचर में जाके अच्छा खासा सफ़र करने वाले हैं। तो ये सब झांसे में वो तो नहीं आने वाले। और इसके साथ साथ एक और मैटर देखा जा सकता है कि जैसे यूएसए ने और यूके ने जॉइंट अटैक किया था और आगे भी करने वाले हैं, इस मैटर में उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था एज ए एलाई। जैसे हम जानते हैं कि यूएसए और इंडिया एक बहुत करीबी दोस्त हैं, और उसी वजह से यूएसए ने इंडियन आर्मी को भी इन्वॉल्व करने के लिए बात की थी, इंडिया को एक प्रपोज़ल दिया था, बट इंडिया ने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड इंडिया ने साफ बता दिया है कि अपने जो मिशंस होंगे, अपने जो रेस्क्यू मिशंस होंगे या आगे डिफेंस वाला मैटर होगा, वो इंडिया अकेले ही ऑपरेट करेगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भले ही इंडिया और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, भले ही इजराइल और ईरान जानी दुश्मन है, बट फिर भी इंडिया, ईरान और इजराइल दोनों के ही अच्छे फ्रेंड है। और इंडिया इस कंडीशन में खड़े होकर, जब ऑलरेडी मालदीव्स को लेके एक इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो मतलब जन्मों जन्मों का इशू है, इस वक्त वो एक और देश से रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहेगा। और ईरान के साथ काफ़ी अच्छे खासे बिजनेस रिलेशंस है। अभी आज ही एक अपडेट आया है कि वहाँ के एक बहुत बड़े पोर्ट के साथ, यानी सी पोर्ट के साथ इंडिया का एक डील भी हुआ है, जो एक और नए रिलेशन की शुरुआत कही जा सकती है। इस टाइम पे अगर इंडिया डायरेक्टली यूएस आर्मी के साथ इन्वॉल्व होकर ऑपरेशन करती है, तो वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ डायरेक्ट फ्रंट में वॉर में एंगेज होती है, जो इंडिया जब तक नेसेसरी नहीं होता तब तक नहीं करेगा। तो भाई आगे देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है और ये प्रॉब्लम्स कहाँ जाकर रुकती है। हमास के लीडर ने ये जो नई बेवकूफ़ी शुरू की है, उनको अभी तक यही लग रहा है कि सब सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे उनको सपोर्ट करने आएंगे। तो ये भी देखते हैं कि इस गधे को कब अकल आती है। जैसा जैसा अपडेट आता रहेगा हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।